नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का विजेता ग्लोबल स्टडीज में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ईश्वर से यही आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। और इसी के साथ हम आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी द्वारा बीएड स्टेट मेंस का एग्जाम घोषित कर दिया गया है। अभी फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा जुलाई में, 2 जुलाई से। तो अभी से हम लोग अपना तैयारी प्रारंभ कर दें, जिससे अपना सफलता सुनिश्चित कर सकें। इसी के तहत हम लोग गणित का जो पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप सभी लोग बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं। और ये ऐसा टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम, जो हर एग्जाम में लगभग आता है। यहाँ से एक से दो नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले हमारा आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है, संख्या पद्धति होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि आज के दौर में हम लोग डेली दिनचर्या में संख्याओं का यूज करते हैं। अपने दैनिक दिनचर्या में कुछ गणना करने के लिए, मतलब जाने अनजाने में हम लोग गणित का प्रयोग करते ही करते हैं। तो जो संख्या पद्धति होता है, संख्या पद्धति का मतलब होता है जैसे संख्याओं को निरूपण या प्रदर्शित करने की जो पद्धति होती है या विधि होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। तो संख्याओं को प्रदर्शित करने की जो पद्धति है उसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं। और संख्या पद्धति कई प्रकार की होती है, ठीक है। तो उसमें पहला आता है जैसे द्विधारी संख्या पद्धति, अष्टधारी संख्या पद्धति। लेकिन अपने यहाँ जो भारतीय संख्या पद्धति में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है दशमलव संख्या पद्धति। तो दशमलव संख्या पद्धति के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका आधार संख्या कितना होता है, 10। दशमलव संख्या पद्धति का आधार संख्या 10 होता है। तो अब हम लोग जो अपने यहाँ भारतीय संख्या पद्धति है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग डेली अपने दिनचर्या में जो भी काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं, वो उसी का एक हिस्सा है। आप जाने अनजाने में इसका प्रयोग करते हैं, वही हमारी क्या है, भारतीय संख्या पद्धति। तो भारतीय संख्या पद्धति में जैसे आप लोग डेली गणना जो करते हैं, जैसे क्या करते हैं, इकाई, उसके बाद क्या आता है हमारा, दहाई, इसके बाद क्या आता है, सैकड़ा, इसके बाद क्या आता है, हजार, इसके बाद आता है हमारा जैसे 10,000, लाख, इसके बाद आता है करोड़। मतलब ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो क्या हमारा, ये हमारा है भारतीय संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे हम लोग जो भी गणना करते हैं, ये हमारे भारतीय संख्या पद्धति का हिस्सा है। फिर इसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम में आता है हमारा अंक। अब अंक क्या होता है, तो जो संख्याओं को जिन प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया जाता है वही हमारा क्या है, अंक है। जैसे जितनी भी 0 से लेके और जो 9 तक की संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं ना, तो 0 से 9 तक की जितनी संख्याएं हैं वो सारे क्या है, हमारे डिजिट में। जैसे इसमें आ गया अपना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 सॉरी मतलब 0 से लेके और 9 तक कितनी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मतलब ये टोटल जो हमारी 10 संख्याएं हैं, मतलब इन संख्याओं को एक जैसे क्या है, एक प्रतीक है। तो इन प्रतीकों को ही हम लोग क्या कहेंगे, अंक कहते हैं। संख्याओं को जिन प्रतीकों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है उसे हम लोग अंक कहते हैं। ये टोटल 10 हैं। अब इन्हीं 10 प्रतीकों का जो समुच्चय होगा, अंकों का जो समुच्चय होगा, उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या। जैसे इन प्रतीकों का ही प्रयोग करके हम लोग संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे हमको लिखना है 11, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 और 1 दोनों अंकों का प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार हमको अगर लिखना हो 5001, तो इसमें क्या हो रहा है, 5 और 0 और 1 का प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारी क्या हो गई, यही हमारा जो अंकों का समुच्चय है, जो अंकों समूहों का समुच्चय है, वही हमारा क्या हो गया, संख्या। जैसे मान लीजिए लिखना हो 715,
तो इसमें 7 और 1 5 जो अंक है इनका जो समूह है इसी का क्या हो गया, संख्या हमारा एक समुच्चय हो गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट हमारा जो होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जैसे कि आपको सब लोगों को पता होगा प्राकृतिक संख्या के बारे में, लेकिन आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी 1 से लेके 9 तक की जितनी संख्याएं हैं ये सारी क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याओं में आती हैं। मतलब ये कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। हमारी प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या के बारे में जैसा कि आपको पता है, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, 1 से लेके जो अनंत तक की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेके जितनी भी अनंत तक की संख्या है वो सारी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम लोग 0 को ऐड कर देते हैं, 0 को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। जैसे आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या है, 1 से शुरू होती हैं, इसमें अगर हम 0 ऐड कर दिए और ये ऐसे ही कंटिन्यू इन्फिनिटी तक ये भी होगा, तो हमारा जो पूर्ण संख्या होगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो आता है इसमें नेचुरल नंबर में पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या के बारे में मतलब कैसे हम लोग उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं जो हमारी जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं, शून्य है और जितनी ऋणात्मक संख्याएं, इन सारे संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या में क्या क्या आ जाएगा, धनात्मक संख्या प्लस शून्य प्लस ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं। ठीक, तो पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या प्लस शून्य प्लस ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह होता है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब देखिए जो शून्य होता है ये एक पूर्णांक संख्या है, ठीक, लेकिन इसका क्या हो, मतलब इसका एक मान, मतलब शून्य का वैल्यू क्या होता है, खाली होता है। जैसे इसका मतलब 0 के रूप में जो उपयोग होता है इसका कोई विशेष वैल्यू नहीं होता है। किसी अंक के पहले अगर लगाएंगे शून्य को, जैसे मान लीजिए 0 1 लिखते हैं, तो यहाँ क्या है, शून्य का कोई विशेष वैल्यू नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम मान लीजिए 1 के बाद 0 लगाते हैं तो क्या होता है, इसका वैल्यू बढ़ जाता है। अब इसको हम लोग 10 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अगर एक और शून्य बढ़ा दिए तो 100 हो गया। तो 0 का अगर संख्या के पहले हम लोग प्रयोग करते हैं तो उतना वैल्यू नहीं होता है, जबकि संख्या के बाद जब 0 का प्रयोग करते हैं तो उस संख्या की वैल्यू बढ़ जाती है। तो धनात्मक संख्या प्लस शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का जो समुच्चय है, जो समूह है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अब इसको हम लोग 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है हमारा धनात्मक पूर्ण संख्या। धनात्मक पूर्ण संख्याएं मतलब जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं जो 0 से बड़ी हैं, शून्य से बड़ी धनात्मक संख्याएं, शून्य से बड़ी धनात्मक संख्याएं जितनी भी हैं ये सारी हमारी क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब नेक्स्ट आता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में क्या होता है, शून्य से छोटी जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं, ये क्या है हमारी ऋणात्मक पूर्ण संख्या। अब जैसे हम लोग लिखते हैं ना -1 -2 -3 -4 -5, ये कहां तक, इन्फिनिटी तक हो सकता है। इसी प्रकार धनात्मक का मतलब जैसे +1 +2 +3। अब जैसे यहां देखिए
कोई भी अगर संख्या ऐसे लिखा हुआ है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? धनात्मक संख्या। इसके पहले प्लस का साइन होता है, ठीक, इसको हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसको +1 ही लिखा जाए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, मतलब ये सारी क्या है? हमारी पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में जितनी भी ऋणात्मक संख्या है जो 0 से छोटी है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? 0 से छोटी, और यहाँ क्या है? 0 से बड़ी। मतलब जो 0 है, न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या में इसको काउंट करते हैं, न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या में। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। धनात्मक पूर्णांक संख्या में वही संख्या आएंगी जो 0 से बड़ी धनात्मक संख्याएं हैं, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं में जो 0 से छोटी ऋणात्मक संख्याएं वही ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब हमारा जो इसी के क्रम में हम लोगों का नंबर सिस्टम में ही नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है परिमेय संख्या। जैसा कि आप सबको पता होगा, परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होता है? थोड़ा सा आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिए। परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, और जहां पे q बराबर क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं का मतलब क्या होता है? जिन्हें p/q के रूप में तो लिखा जा सके, लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तो सारी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे आप लोग ले सकते हैं, 2 कैसी संख्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है। अब इसको हम लोग 2/1 के रूप में लिख सकते हैं ना, तो किस रूप में आ गया? हमारा p/q के रूप में आ गया। इसी प्रकार 3/4 है, ये क्या है? p/q के रूप में है, ठीक। इसको हम p मान सकते हैं, इसको q, तो क्या हो गया? p/q के रूप में आ गया। इसी प्रकार हमारा है 5/6, ये क्या है? p/q के रूप में है। ये सारी कैसी संख्याएं हैं? ये सारी हमारी क्या हो गई? परिमेय संख्या है। बशर्ते यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जैसे 5/0 नहीं होना चाहिए, 5/0 नहीं होना चाहिए, या 1/0 नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे आगे कि 1/0 या 5/0 कैसी संख्या है। इसके पहले हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो अपरिमेय संख्या का क्या डिफिनीशन है? अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन है जिसको हम ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में न व्यक्त कर सके। और यहां भी एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एक तो न तो p/q के रूप में लिखा जा सके, और न तो q बराबर 0 होना चाहिए। यहां भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और परिमेय संख्या में भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए डिफिनीशन के हिसाब से तो अगर देखा जाए तो यहाँ 1/0 जो संख्या है हमारा, ये मतलब एक तरह से देखा जाए p/q के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है डिफिनीशन में? q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ क्या है? 0 है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं होगा। अब अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन देखते हैं। p/q के रूप में न लिखा जा सके, तो यही से गलत हो गया कि p/q के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ भी कह रहा है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो 0 है। तो 1/0 या 5/0 ये कैसी संख्या हो गई? जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे, 1/0 का क्या होता है? इनफाइनाइट मान माना जाता है, इसको अपरिभाषित संख्या माना जाता है। अपरिभाषित एक कैसी संख्या है? अपरिभाषित संख्या है। 1/0 या 5/0 कैसी संख्या हो गई? अपरिभाषित संख्या। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1/0 हमारा क्या हो गया? अपरिभाषित संख्या। अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनीशन है p/q के रूप में न लिखा जा सके, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे में हम लोग देख सकते हैं √2। जैसे √2 कैसी संख्या है?
इस √2 हमारी क्या हो गई? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। इसी प्रकार √3 या √5 ये कैसी संख्या हो गई? ये सारी हमारी क्या हो गई? अपरिमेय। जितनी भी रूट में संख्याएं, मतलब जो पूर्ण, जिनका कोई पूर्ण मान न आए, जैसे, ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा √2 का जब वैल्यू निकालेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 1.414 समथिंग आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया? एक पूर्ण मान नहीं है, मतलब ये कंटिन्यू आता जाएगा। इसी प्रकार अगर आप √3 का मान निकालते हैं तो इसका मान लगभग आएगा 1.73, मतलब इसका भी कंटिन्यू रहेगा। इसी प्रकार √5 का अगर मान निकालते हैं तो इसका आएगा 2.23 समथिंग। मतलब क्या है, ये सब संख्याएं जैसे √5, √2 या √3 एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इनका जो मान आएगा कोई पूर्ण मान नहीं होगा। ये सारी संख्याएं दशमलव में है और वो भी कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। इसलिए क्या है, इनका एक कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए हमारी सारी ये संख्या क्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन में पूछता है अक्सर, जैसे आप लोग सीटेट उटेट में देखे होंगे, पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है? तो पाई हमारी कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अब इसको कैसे, पाई का मान कितना होता है? जैसा कि आपको पता होगा, पाई का मान होता है 22/7। अब इसका मान निकालेंगे, आप लोग देख सकते हैं कितना होगा? 7 त्रिकी 21, एक बच गया, 7 एकन्ने 7 त्रिकी 21, 7 एकन्ने 7, फिर 3 शेष बचेगा, फिर 7 चौको 28, फिर 2 बचेगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया, तो 7 8 56। मतलब इसका कोई वो निश्चित मान नहीं आएगा, ये ऐसे भाग देंगे आप लोग, दशमलव के बाद वाली संख्या इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? इसको हम लोग व्यक्त नहीं कर सकते p/q के फॉर्म में। इसका जो मान आएगा उसको p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते, तो इसलिए हमारा क्या ऐसी संख्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसा कि आपको पता होगा, वास्तविक संख्याएं जितनी भी प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो या परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, सारी संख्याएं कैसी होंगी? हमारी सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसको हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग? इसमें 0 जब ऐड होता है तो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या, होल नंबर जिसको बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। इसके बाद क्या आता है हमारा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसके बाद हमारा एक और आता है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्या। यहां मान लीजिए अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये सारी संख्याएं, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो या परिमेय हो या अपरिमेय हो, ये सारी संख्याएं कैसी है मेरी? ये सारी हमारी आ जाएंगी किसमें? वास्तविक संख्याएं। ये सारी हमारी कैसी संख्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्या। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन में पूछता है कि परिमेय, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो 2 परिमेय पूछे या अपरिमेय संख्या पूछे, सबके बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, मतलब इनका गणना नहीं किया जा सकता। ये सारी संख्याएं क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो चाहे पूर्ण संख्या को ले लीजिए, पूर्ण संख्या कैसी है? तो भी वास्तविक संख्या है। परिमेय संख्या कैसी है? तो भी वास्तविक है। अपरिमेय कैसी है? तो भी वास्तविक संख्या है। सारी क्या है? वास्तविक। तो आशा करते हैं नंबर सिस्टम में आज हम लोग जो भी पढ़े आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज आप सभी लोग
इस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को सहयोग करिए, जिससे और भी आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम से रिलेटेड, बी स्टेट से रिलेटेड, उसमें हम लोग अपना फिर से नया टॉपिक इसी तरह का इसके आगे के कड़ी में जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद।